बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मैं हूं मोहसिन शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं न्यूज़ पे। नायकम, आज के सेशन में हमें अमेरिका से ज्वाइन किया है असद एजाज भट्ट साहब ने, जो कि अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं। इकोनॉमिस्ट हैं और एज ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान में एज सिविल सर्वेंट बड़ी काफी सालों तक सर्विसेज देते रहे। इस वक्त अमेरिका में मौजूद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ अयाज खान साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स पर, जो पूरी दुनिया में आलमी सतह पर खबरें चल रही हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें तो मेरे ख्याल सबसे पहली जो चीज है जिसको डिस्कस करना चाहिए वो आज की डेवलपमेंट है, जो पाक अफगान जंग के हवाले से है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो सारी कशीदगी चल रही थी, तो आज उसका दोहा के अंदर मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात कामयाब भी हो गए और उसके बाद जंग बंदी कर दी गई, सीज फायर हो गया। तो इस पे बात करते हैं। असद एजाज साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम, आपको खुशामदीद कहते हैं, अपना टाइम निकालना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया। जी जी। बात साहब, मुझे बताएं इस पे पाक अफगान जंग के हवाले से, जो जो पहले जंग होती रही उसके बाद अब सीज फायर हो गया, इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं? देखिए मोहसिन भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, इसमें इसमें दो तीन बातें बड़ी अहम हैं समझने की। पहली तो ये कि अ, आज सीज फायर तो हुआ, लेकिन पाकिस्तान की एक ट्राई नेशन सीरीज थी, उसमें अफगानिस्तान को रिप्लेस कर दिया गया। बहुत सारे मुख्तलिफ फ्रंट्स पे आप देख सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इट्स प्लेइंग आउट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स। तो पाकिस्तान ने जंग बंदी तो हो गई, लेकिन मेरा असल सवाल यह है कि इस जंग का मकसद क्या था। जैसे कि अगर पहलगाम की स्टोरी को देखा जाए आज से 4 महीने पहले, तो उसका एक तनाजुर नजर आता है पाकिस्तान और भारत की सियासत का। लेकिन अगर अफगानिस्तान के साथ हमारा तनाजा देखा जाए, तो उसका हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं, अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता कि ये जो औरकजई में वाकया हुआ, जिसको कहा जा रहा है कि इट लेड टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, वो औरकजई का वाकया तालिबान को इस पॉइंट पे या इस वक्त में करने की जरूरत क्यों पेश आई। अब पाकिस्तान में एक तबका वो है जो कहता है कि ये पहलगाम की ही आगे नेक्स्ट स्टोरी है, क्योंकि ये शायद इसके पीछे कोई भारतीय हाथ है। चंद लोग कहते हैं कि कोई शायद पीछे कोई अंडरहैंड ऐसा तालिबान के साथ हुकूमत पाकिस्तान के मामला चल रहे थे जो कि अभी सरफेस पे नहीं आ सके। तो असल तो सवाल यह है कि अगर हमने कोई पायदार हल इस मसले का निकालना है, तो ये बात जानना बहुत ज्यादा अहम है मोहसिन भाई, कि ये मसला इन द फर्स्ट प्लेस तालिबान, जो कि 2021 में आप जानते हैं कि हमारे माजी के एक आईएसआई के चीफ थे, वो वहां गए, उन्होंने हुकूमत इस्टेब्लिश की। पाकिस्तान में ये बातें बारहा होती हैं कि 90s में ये पाकिस्तान की उस वक्त की एक हुकूमत थी जिन्होंने ये पूरा फैक्शन, जिसको आज आप तालिबान कहते हैं, ना सिर्फ इनको बनाया, इनको 96 में अफगानिस्तान में इंस्टॉल भी किया गया। तो असल सवाल यह है कि ये तो पाकिस्तान के, इन पे इल्जाम लगाया जाता था कि ये पाकिस्तान की वफादार फोर्स है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के नायब हैं अफगानिस्तान में। अमेरिका पाकिस्तान सबसे के ज्यादा बच्चे हैं। नाला ही पाकिस्तान से इस बात पे है कि भाई हम इनको ओवर द ईयर सपोर्ट करते रहे हैं, और हमने एक ये डुअलिटी रखी है अपनी पॉलिसी में कि मीठा मीठा हब हब और कड़वा कड़वा थू थू हम अमेरिका के साथ करते रहे। कि एक तरफ हम हक्कानी नेटवर्क और तहरीके तालिबान पाकिस्तान से लड़ते रहे, लेकिन अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करते रहे। फिर 2021 के अगस्त में अमेरिका का इनखला हुआ, और उसके बाद भी आपने देखा कि पाकिस्तान के साथ बड़े करीबी ताल्लुक इस्तवार कर लिए तालिबान ने। तो अब ऐसा क्या हुआ, ये असल सवाल हमें जानने की जरूरत है। दूसरी बात, दूसरी दलील नहीं, मैं इसमें सामने डॉक्टर, इसमें मौसम। आपको क्या लगता है? जी। मुझे बताया ना, इसमें क्या लगता है, ऐसा है क्या जो आप खुद ही सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्या है कि ये इशू अभी बनाया गया? तो इससे मुझे बताइए क्या हो सकता है। इसका आप खुद एड्रेस कर दें। देखिए मोहसिन भाई, उसमें एक तो पाकिस्तान में, आप मुझसे पूछ रहे हैं लेकिन आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि एक तो एक सियासी रीजन भी इसका दिया जाता है कि मुख्तलिफ मौक़ों में पाकिस्तान में हर 3 साल बाद एक मौका आता है। हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त तो उसको साइड करते हैं कि वो, चूंकि वक्त इस वक्त आन पड़ा था, तो ये एक पहलगाम के बाद एक एक कंटिन्यूइंग रेलेवेंस बनाने की जरूरत थी पाकिस्तान के एक इदारे की, कि वो पॉलिटिकली रेलेवेंट रहे। एक तो वजह ये इसकी साइड की जाती है। दूसरी वजह इसमें वाकई एक भारतीय हाथ भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम से भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान ने माजी में अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया। 1970s में भुट्टो साहब पे ये इल्जाम रखता रहा
कि अफगानिस्तान में हुकूमतों को वो तलपट भी करते रहे, और उन्होंने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पे प्रॉक्सी वॉर्स की अफगानिस्तान में, जब से ये रीजन जो है बहुत वॉलेटाइल हो गया। तो आज जानते हैं आपके भारत के इस बड़े करीबी ताल्लुक उन्होंने इस्तवार किए हैं अफगानिस्तान के साथ, और कहा जा रहा है कि जो अफगानिस्तान ने हमारे साथ क्रिकेट सस्पेंड की है वो भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कहने पे सस्पेंड की गई है। तो उसके भी ताने बाने जोड़े जा सकते हैं कि भारतीय हाथ भी इसमें हो सकता है। पहलगाम का बदला भी आप इसको समझ सकते हैं, या भारत अब चूंकि एक वन ऑन वन कन्फ्रंटेशन या बायलैटरल कन्फ्रंटेशन पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकता, तो उन्होंने ये किए बैक डोर से, हमारे पाकिस्तान के बैक यार्ड से शायद उन्होंने पाकिस्तान में एक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की है थ्रू अफगानिस्तान। तो ये भी उस तनाजुर में भी इसको देखा जा सकता है जी। सही है। अयाज खान साहब से मैं पूछूंगा कि अयाज भाई आप मुझे बताएं, इस असद अयाज भट्ट साहब की आपने सारी बातें सुनी है, एक तो इस पे कुछ थोड़ा कमेंट कर दें, और जो सवाल असद भाई ने उठाया है कि ये सारा मसला अभी क्यों हुआ है, पहले तो हमेशा जो है वो तालिबान और ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का बच्चा समझा जाता था, आज वही पाकिस्तान को आंखें दिखाने लग गया, तो ये अचानक क्यों हुआ? इसमें भारतीय इंटरफेरेंस हो सकती है जैसे भट्ट साहब ने कहा, आपको क्या लगता है कि ये वजह है कि इंडिया की इसमें कोई इंटरफेरेंस है या कोई और वजह है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि अफगानिस्तान का मामला पाकिस्तान के साथ पुराना है, ये जुड़ा हुआ है। और तालिबान की अगर हम बात करें, जब तालिबान की हुकूमत पहले आई थी तो क्लियरली ये कहा जाता था कि जी तालिबान की हुकूमत को सपोर्ट पाकिस्तान ने किया, और तो खुलेआम अभी जैसे फरमा रहे थे सर साहब भी कि हमने इनको सपोर्ट भी किया, शुरू में भी हमने इनको सपोर्ट किया, वी वर द वन जिन्होंने रिकॉग्नाइज भी किया था पहली हुकूमत को इनकी। 9/11 के जब हालात बदले थे तो तब भी हमारे ऊपर इल्जाम भी लगते रहते थे। जब ये दोबारा से आए तो देयर वाज ह्यूज एक्सपेक्टेशन कि बस ये आ जाएंगे तो हमारे साथ तो इनकी बहुत अच्छी बन जाएगी, और हमारा जो ये मगरबी बॉर्डर है तो हमारा तो यहाँ पर जो टेररिज्म का, ये जो टीटीपी का और ये जो बीएलए का मसला है, ये मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। वी विल एंजॉय वेरी गुड रिलेशन विद दिस गवर्नमेंट। तो ये एक बड़ा एक हमें जिसे कहना ना ग्रेट एक्सपेक्टेशन थी हमारी इस गवर्नमेंट के साथ, ये जो तालिबान आए। लेकिन अगर आप तालिबान के पॉइंट ऑफ व्यू को मैं अगर समझने की कोशिश की है, तो जब से वो गवर्नमेंट में आए हैं तो सब मोहरी सी नजर आई है हमें पाकिस्तान के हवाले से। जिससे अभी बात आप कह रहे थे कि ये समझा जाता था कि ये तो पाकिस्तान की हुकूमत बन गई है, शायद वो शायद इस बैगेज से जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि वो जी ये हम हमें ये भी समझा जा रहा है कि हम उनके ही परवरदा रहे हैं, यही हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। तो शायद उसकी एक वजह हो सकती है कि वो अपने आप को सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट साबित करने की कोशिश कर रहा है। उसकी दो वजूहत, एक तो ये कि आप ये देखिए कि इनको रिकग्निशन मिल गई है रशिया की तरफ से। अब एक ऐसा मुल्क जो बहुत बड़ी वन ऑफ द सुपर पावर्स है, तो वो इनको रिकॉग्नाइज कर रहा है। अच्छा, लेकिन उसने जो रिकॉग्नाइज किया उन्होंने अपने फायदे के लिए किया कि दे डोंट वांट टेररिज्म टू क्रॉस बॉर्डर। वो टेररिज्म नहीं चाह रहे हैं, वो नहीं चाहते कि एक नया मुल्क फिर से गवर्नमेंट आ गई है, एक तरफ वो यूक्रेन पे कर रहे हैं और इधर से हमें दोबारा से यहाँ से टेररिज्म का सामना करना पड़ा, क्योंकि 2024 में उन्हें ये मामला देखना पड़ा था उन्होंने अपने आप को। लेकिन इनको ये लगा कि नाउ वी आर द वन, कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। और दूसरी जो बात ये है कि ऐसे तो ये है कि इनका टीटीपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप नजरियाती तौर पे देखें तो दे हैव द सेम आइडियोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी भी सेम है और वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान में मुतवातर ये जो होते रहे हालात, अगर आप इंटरनेशनल जिसे कह रहे हैं डाटा उठा के देखें, 2024 में पाकिस्तान में जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अटैक किए गए टेररिस्ट अटैक, और हम जो है वो यही समझते रहे कि शायद दे विल लर्न, बट दे आर इन माइंडसेट उनका ये है कि शायद वो इस सिचुएशन को या इस जो उनके है ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इनकी बुनियाद पे वो अपनी कोई स्ट्रेटजी को या इसको लेवरेज बना के इस्तेमाल कर सकते। मेरा नहीं ख्याल कि अब ये चीजें इस तरह से चल हैं नई दुनिया के अंदर। देखिए चाइना है, ईरान है, ठीक है, रशिया है, तो वो सब नहीं चाहते कि यहाँ पे टेररिज्म होना चाहिए। और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट अगर उनकी बनी है, दे विल हैव टू चेंज देयर वेज, उसके बगैर हो नहीं सकता। जहां तक रहेगी बात, इनको जाके उन्होंने बुला लिया इंडियंस को, इंडियन तो खुद आइसोलेशन में बैठे हुए थे। ट्रम्प ने जो उनके साथ हाल किया है, दे जस्ट पुश देम, दीवार के साथ लगा के रख दिया उस बेचारे को, उसकी तो आवाज नहीं निकल रही। अब देखिए इंडियन पार्लियामेंट के अंदर मोदी से कहते हैं कि भाई एक दफा तो कह दो कि ये जो ट्रम्प कह रहा है कि झूठ बोल रहा है। मोदी इज साइलेंट,
उनको थोड़ी सी ओपनिंग मिली है, इन्होंने दी है उनको जाके ओपनिंग कि भाई आओ हम तुम्हारे साथ रास्ते बनाते हैं। उन्होंने, वो भी खुश हो गए, चलो यार कोई तो हमें बुला रहा है। तो हम्म। डेफिनेटली ये जो इधर जियो पॉलिटिक्स होती है उसमें ये चीजें तो चलती रहती हैं। लेकिन तालिबान को अभी इस चीज से निकलना पड़ेगा मेरे हिसाब से। ये जो भी सारा कुछ हुआ है, ये लैगी, अब ये नहीं हो सकता कि यार मैंने आंखें बंद की, यार ये आपका मसला है, आपके जहां जो हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा। अभी ये जो दोहा में मुज़ाकरात हुए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो दिखाया गया होगा ना उनको कि भाई ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है। तो फिर उनको वो मानना पड़ा सारा कुछ। तो ये चीजें हैं, आप इस चीज को इस कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करें अयाज कि ये साहब मामला मुझे चल नहीं सकता। अयाज साहब मुझे तो इस बात से ये भी मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि ये सारे मुज़ाकरात दोहा में ही क्यों होते हैं तालिबान के साथ। पहला तो ये सवाल है। सऊदी से भी अगर पूछें, उनके भी कतर के साथ इश्यूज हैं। इसराइल तो कहता है कि हमारे इस रीजन में जो सारा कॉन्फ्लिक्ट है उसमें एक छोटा सा मुल्क सारी शरारत और इंतशार कतर फैलाता है। माजी में आप जानते हैं कि दोहा में तालिबान का दफ्तर अमेरिका ने खुद खुलवाया और कहा कि यहाँ पे तालिबान का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होगा और इनसे मुज़ाकरात होंगे। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि दोहा का इसमें क्या रोल है। तालिबान जब भी पूरी दुनिया में इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो कतरी उनको बुलाते हैं और वो कतरियों की बात फौरन सुन लेते हैं। दूसरी सर बात ये कि एक ये भी कंसर्न जो कि खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, आई थिंक वो भी इस बहस के अंदर एक अहम जुज है। वो ये कि उस दिन मैं कुछ दोस्तों को केपी में सुन रहा था और विद इन केपी एक डिबेट अयाज साहब इस पर छिड़ी हुई है बिटवीन पीटीआई और चंद ऐसी केपी के अंदर फोर्सेस जिसमें सहाफी बरादरी भी शामिल है और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शामिल है, जो कि नेचुरली आप जानते हैं कि उनमें से एक लार्ज मेजोरिटी उन लोगों की है जो लिबरल्स हैं, जो कि किसी किस्म के भी इस्लामाइजेशन या तालिबान की प्रेजेंस को वहां पे बर्दाश्त नहीं करते। ना सिर्फ आप, जिस तरह की फोर्स आप जानते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी भी रही है, उन्होंने जानों के नजराने भी दिए। तो उनके साथ जो कुछ अलाइंड सहाफी दोस्त हैं उन्होंने ये सवाल उठाते नजर आ रहे हैं और मैंने मुख्तलिफ आर्टिकल्स और उस पर चीजें देखी, आपकी भी शायद नजरों से गुजरा होगा कि वो सब लोग ये कहते हैं कि चूंकि तहरीक इंसाफ के दौर में, क्योंकि पीटीआई वाले ये पूछ रहे थे कि भाई ये रीसरफेस क्यों हुआ इस वक्त में, हमारे दौर में तो ये अटैक नहीं हो रहे थे। तो वो कहते हैं कि चूंकि पीटीआई ने एक तो 8 साढ़े 8 हजार लोगों को लिया, तालिबान के लोग पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके आए 2021 के फौरन बाद जब अमेरिका वहां से चला गया, और उससे कुछ पहले भी। उसके बाद दूसरी सिचुएशन ये हुई कि पीटीआई के दौर में उनको इम्यूनिटी हासिल थी क्योंकि हुकूमत उनके ऊपर अटैक कर ही नहीं रही थी या क्रैकडाउन कर ही नहीं रही थी। कि मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, टीटीपी की। तो पिछले 1.5 साल में चूंकि उन पे दोबारा अटैक शुरू हुए तो वो अफगानिस्तान गए और काबुल हुकूमत से उन्होंने दोबारा तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने सपोर्ट मांगनी शुरू की कि भाई पाकिस्तान हुकूमत ने हम पे क्रैकडाउन शुरू किया है तो आइए हमारी मदद को। और जब वो मदद को आए तो एक ये नया कॉन्फ्लिक्ट पिछले साल 1.5 साल में दोबारा पनपना शुरू हो गया हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान और फौज के दरमियान और टीटीपी के दरमियान। तो वहां पे जो लिबरल लोग हैं केपी में, उन सबका अब ये कहना है कि भाई आपके दौर में वो खामोश इसलिए नहीं बैठे थे कि सिक्योरिटी बड़ी अच्छी थी या आप गवर्नेंस बहुत अच्छी कर रहे थे। वो खामोश इसलिए बैठे थे कि आप उन पे हमला करते ही नहीं थे, अटैक करते ही नहीं थे, हुकूमत की साइड से कोई क्रैकडाउन था ही नहीं, बल्कि आप उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे जिसकी वजह से वो जितने माजी में स्ट्रांग थे उससे ज्यादा स्ट्रांग हो गए तहरीक इंसाफ के 4 साल में। जिसको नेचुरली पीटीआई की गवर्नमेंट इस बात को डिनाई करती है, लेकिन हम जानते हैं कि खान साहब माजी में तहरीक तालिबान और इन सब के बारे में एटलीस्ट ये कहते रहे हैं कि हमें इनसे बात करनी चाहिए। फिर आप जानते हैं कि केपी में कुछ मदरसों की फंडिंग बढ़ाई गई जिस पे बड़ी रिपोर्टिंग हुई पीटीआई के दौर में। तो एक शाखसाना इसका बहरहाल ये भी है कि शायद हुकूमत ने टीटीपी पे अब क्रैकडाउन ज्यादा शुरू किया पिछले साल 1.5 साल में, जिसका उनकी तरफ से अब ये रिटेलिएशन आनी शुरू हुई जो कि नजर आई हमें औरंगजेई में, और फिर उसके बाद ये फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ जी। मतलब इसमें एक और चीज ऐड कर लें। आप जो तरीके इंसाफ का जिक्र किया है, खान साहब का जिक्र किया है, तो खान साहब ना ये जब से पाक अफगान इशू हुआ है तब से खान साहब जेल में 2 दफा बैठ के ये कह चुके हैं कि मुझे पेरोल पे रिहा किया जाए, मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान का मसला हल कर लूंगा। एक दफा कहा, दूसरी दफा फिर दूसरे दिन कहा। तो खान साहब के पास क्या ऐसी चीज है जो खान साहब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2 दफा ये चीज कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को मैं हल कर लूंगा, मुझे जरा पेरोल पे रिहा करो। ये क्या मामला है? खान साहब के पास एक ऐसी चीज नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं उनके पास।
तो वो मेरा ख्याल है इसमें तो मोहसिन भाई कोई शक नहीं है कि खान साहब देखें, खान साहब एक पॉपुलर लीडर तो हैं इस वक्त, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनकी हम उन पे हम तनकीद जरूर कर सकते हैं, इज अ पॉपुलर लीडर। और पॉपुलर लीडर्स के पास ना एक बहुत बड़ी, जिसको हम कहते हैं ना, लिजिटिमेसी की एक ताकत होती है। एक वो लिजिटिमेसी वो पब्लिक से भी ड्रॉ करते हैं, वो लिजिटिमेसी वो अपनी जमात से भी ड्रॉ करते हैं। और उसके बाद खान साहब की तो इस पर आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हर मुंह से निकली हुई बात एक हदीस की हैसियत रखती है उनकी जमात के लिए, एक वो कल्ट लीडर भी बन चुके हैं। तो उस हवाले से देखा जाए तो बेशक वो जेल में है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं होगी कि पाकिस्तान के अगर टॉप 3 ताकतवर लोगों का अगर हम इस वक्त लिस्ट बनाएं, तो खान साहब उसमें अगर नंबर 1 पे नहीं होंगे तो उन टॉप 3 का हिस्सा जरूर होंगे मेरे लिए। तो इसलिए वो बात उनसे कर नंबर सकते 1 हैं। पे तो और तीन दूसरी मार्च बात आ ये कि गया। मरासिम तो उनके बहरहाल इस सारे लोगों से बहुत पुराने हैं। और इसीलिए केपी की अंदर पीटीआई की जितने अरसे से हुकूमत थी, एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने में आया मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इन सब अटैक्स में या टीटीपी की एक्टिविटीज में। और जैसे ही वो पीटीआई की हुकूमत गई, तो अब टीटीपी की एक्टिविटीज में हमें दोबारा इजाफा देखने में आ रहा है। और एक उसमें बड़ा कंसर्न, मैं वसूख से तो नहीं कह सकता क्योंकि ये कोई उस तरह से ऑफिशियल प्रूवन कोई एलिगेशन तो नहीं है, लेकिन एक इल्जाम जो उस वक्त नए सीएम उन्होंने नॉमिनेट किए हैं उन पे भी ये इल्जाम है कि उनके टीटीपी के साथ अगर मरासिम नहीं रहे तो वो सिंपथाइजर जरूर हैं तालिबान के। और इस वक्त में इमरान खान साहब का गंडापुर साहब को चलता करना और उनकी जगह इनको लाना, उसकी एक बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू है। और यही सवाल बेसिकली मैं उठाना चाहता हूं कि ये एक ही दिन, मैंने ट्विटर पे उस दिन लिखा अयाज साहब, कि ये क्या क्या ये कोई हुस्न इत्तफाक है कि उसी दिन पंजाब में टीएल जो हमारी वो टीएलपी है उसने उसी दिन आर्म्स उठा लिए स्टेट के अगेंस्ट, एक पुलिस वाले को शहीद कर दिया। और उसी दिन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग शुरू हुई। और ये सब वाकयात, और फिर केपी का सीएम भी उन्हीं दिनों में बदला गया। तो ये एक हफ्ते में ये सारे वाकयात, क्या ये सिर्फ एक महज इत्तेफाक है, या देर इज अ पैटर्न और देर इज अ देर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस? आपको पता है कि पाकिस्तान में इत्तेफाकात कम और मुझसे ज्यादा होते हैं, और हम जिस मुल्क में रहते हैं वो यार लिव इन द, लेकिन वो मुझसे हमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा देते हैं। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की कुछ अपनी पॉलिसीज ऐसी रही हैं, वी हैव बीन द विक्टिम ऑफ दीस पॉलिसीज। आपको पता है ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा है कि जी वी हैव बीन प्लेइंग डर्टी गेम्स ऑफ द वेस्ट, और आज वो वेस्ट जो है वो बड़े मजे में बैठा हुआ है, और हमें वो आके बड़े बड़े सवाल करते हैं कि यार मोहसिन भाई के ग्राही हैं वो। हाँ। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, आप जो भी नई नई एक जिसे कह लें कि हुकूमत आती है, वो अपने साथ एक अपनी पॉलिसी लेकर आती है। अब वो जो पॉलिसी होती है वो फॉरेन पॉलिसी आप देखेंगे वो पाकिस्तान इंडिया के हवाले से हो, अफगानिस्तान के हवाले से हो, तो कोई स्टैटिक पॉलिसी हमारी हो नहीं सकती। अभी जो रिसेंट जो चल रहा है, जिस तरह से ख्वाजा साहब ने खुद फिर ये भी कहा कि जी वी आर हैविंग कुछ हाइब्रिड सिस्टम हम चला रहे हैं, ये हम कहते तो शायद अजीब लगता है, वो खुद इस चीज को हार्ड एक्सेप्ट कर रहे स्टेट। हैं। तो वो जो हाइब्रिड सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर शायद तय कर लिया गया है कि नहीं यार ये आप ये वाले काम नहीं, मुझे जो नजर आ, तो यार ये जो खड़े हैं, ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो कहीं और पे बैठे हो ये किसी टीएलपी की तरह से सूरत भी में हो, हो, मेरा ख्याल है वो इसी तो में। ये जितनी भी मतलब है कि मशरूम हुई बनाई गई जिस तरह से भी गई, तो आई थिंक दे हैव, मेरी एक परसेप्शन होती है, दे वांट टू गेट रिड ऑफ दीस थिंग्स। कोई स्टेट को किसी तरफ लेके जाने का प्लान है कि शायद मुआशी तौर पर इसको बेहतर किया जाए। अब सारी की सारी वहां पे तो है, जैसा कि हम आपसे भी पूछेंगे कि ये जो मुआहदे हुए हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, कितनी वर्थ है, और क्या ये प्रैक्टिकल भी होंगे, या ये सिर्फ ट्रम्प की ये कोई ट्रांजेक्शनल एक है कि जब तक इंडिया के साथ हमारे हालात ठीक नहीं है तब से हम आपके साथ आगे से डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज तो तय है सर कि हमने बहुत नुकसान किया है, इन पॉलिसीज ने नुकसान किया, और पाकिस्तान वाज द विक्टिम। इस सारी को ओवरऑल देखें तो हमें कुछ फायदा उसका से नहीं, बहुत इतना नुकसान उठाया है। तो शायद इन्होंने जो हार्ड स्टेट वाला जो एक स्टेटमेंट है वो ये वाजे कर रही है कि नो अब ये वाली चीजें चल नहीं सकती। और इंटरनेशनली भी आप अगर आप देख लें तो अब इन चीजों की गुंजाइश रही नहीं, और मेरे ख्याल में ये बात तालिबान को भी समझनी चाहिए। अब इन चीजों की बुनियाद पर या इन घरों की बुनियाद पर आप चल नहीं सकते। जो चीज मुझे नजर आ रही है ना व्हाट्सएप पे, वो ये है डॉक्टर साहब कि वो एक तो उनके पास कैपेसिटी नजर नहीं आ रही। अगर आप तालिबान की बात करें ना, कि वेदर दे डू हैव द कैपेसिटी कि वो इनको कंट्रोल कर लें। फिर वो खरासान का भी एक ग्रुप उनके साथ है, उनसे भी उनको है।
तो गवर्नमेंट में तो वो आ गए हैं, लेकिन अब जाहिर है कि दे नीड सपोर्ट। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इस सारे मामले के अंदर चाइना की बात वो कितनी मानते हैं, ईरान की बात वो कितनी मानते हैं, और रशिया की, क्योंकि ये तीनों ममालिक जो उनके साथ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान इनका जो है, ये बार बार एक तरफ इकट्ठे हो रहे हैं और इनसे यही बात कर रहे हैं कि यू हैव टू कर्ब द टेररिज्म, और ये जो जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको खत्म करें और आए किसी एक इकोनॉमिक रास्ते की तरफ आए। खासा थाउजेंड है, काफी है, वो जितने भी एक मंसूबे होने हैं, फिर हमारे पास सी पैक है, बी पार्ट ऑफ दैट। तो मेरे ख्याल में तो ये एक वायबल चीजें हैं जिसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन भी होनी चाहिए और जिसको समझना भी चाहिए। आई थिंक स्टेट ने तो ये फैसला कर लिया है कि शायद यार आप इन चीजों से ध्यान छुड़ाएं, ये माजी में जो भी है, और आपको भी पता है कि स्टेट जो भी गलतियां करती है उसमें माफी माफी, ना वो अमेरिका मांगता है, ना वो अफगानिस्तान मांगेगा, ना पाकिस्तान, ना ही रशिया। चीजें जो हो चुकी हैं वो हो चुकी, फिर आगे चलने का टाइम होता है। तो शायद इन्होंने तय कर लिया गया जो माजी में हो चुका वो हो चुका, लेट्स मूव ऑन। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो केपीके है उस गवर्नमेंट को भी जाहिर है, फिर उनका एक जो लीडर है वो जेल में बैठा हुआ, वो भी ग्रीवेंसेस है, फिर उनकी पकड़ धकड़ हुई है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह से ये दोहा का आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था कि दोहा में ही सारा कुछ शुरू हो रहा है, बायलैटरली क्यों नहीं करते? इंडिया में जाके आप मुलाकातें करते हैं, 8-10 दिन वहां पे बैठ के आ जाते हैं, वहां पे कश्मीर को में होने वाले पहलगाम इंसिडेंट को कंडेम करके आ जाते हैं। ये आप व्हाट इज होल्डिंग यू बैक? आप क्यों नहीं आके यहाँ पर आके लाहौर में, इस्लामाबाद में क्यों नहीं मीटिंग कर सकते? तो सर वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि दोहा का पीछे जो सपोर्ट होती है, जो चीजें होती हैं, आपने खुद उसका नाम भी लिया था कि अमेरिका ने ही उनको वो किया था। तो सिचुएशन तो समझ आ रही है, आम ऑडियंस को भी समझ आती है कि बार बार दोहा में इसलिए लाया जाता है कि इनको थोड़ा सा ये भी बताया जाए कि भाई आप ऐसे भी बैठे हुए, आपकी कोई यहाँ पे बैठने की कोई वजह है। मुझे तो ये समझ आता है, वरना तालिबान मुझे बताएं कि आप सपोर्ट के बगैर इनकी हुकूमत बन सकती थी, या पहली जो गवर्नमेंट बनी थी वो बन सकती थी। तो ये जो उनको आ गया है ना मेरे ख्याल में तालिबान के अंदर के, शायद वी आर द वन, वी रूल अफगानिस्तान। और जो फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट थी जो आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम देखना चाह रहे हैं अफगानिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो ये वो चीजें हैं कि जिसमें फिर आपको समझना पड़ेगा, तालिबान को देखना पड़ेगा, उनको इस तरफ आना पड़ेगा, उनको अपने रवैये बदलने पड़ेगा। मैं तो इसको, चूंकि हम आगे हमने चलना है, इस पे बात पे करूंगा कि वो वाजपेयी थे तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा था कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट द नेबर्स। अगर ये वहां गए तो मेरे ख्याल में उन्हें ये सबक सीख के आना चाहिए कि भाई आप हमारे नेबर्स हैं, यू हैव टू मेंड द रिलेशन विद अस फर्स्ट, फिर आप जितने दोस्त बनाते हैं वो बनाते बिल्कुल बिल्कुल, ये असद भाई मेरा ख्याल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बड़ी सैर हासिल हो गई है। तो व्यूअर जो सुन रहे हैं ना उनको तीन चार किस्म के डिफरेंट जो है वो एस्पेक्ट्स मिल गए हैं। कि मुझे लगता है कि जो अभी यहाँ पे अयाज भाई ने बात की ना, कि शायद अफगानिस्तान ने ये पूरी दुनिया को ये बताना था कि वो पाकिस्तान का बच्चा नहीं है, वो खुद इंडिपेंडेंट एक ब्लॉक का नाम है, वो खुद एक मुल्क अच्छा है जो पाकिस्तान को भी टक्कर दे सकता है। तो इसलिए शायद इस मौका पर पंगा भी लिया। इसमें इंडिया की इंटरफेरेंस भी हो सकती है जैसे आपने बताया। तो मेरा ख्याल अब हम इससे आगे चलते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त टीएलपी तहरीक लब्बैक के हवाले से आपको पता है कि सानिया मुनीर के हुआ 7-8 दिन से बड़े इश्यूज चल रहे हैं। तो इसका आपको पता है कि टीएलपी का जो अगर हम बैकग्राउंड देखेंगे तो वो अमेरिका से जाकर जुड़ता है। जब अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल ने जाकर वो गजा पीस प्लान के ऊपर सिग्नेचर किए थे, तो उसके बाद ही जब वो वापस आए हैं तो फिर पीछे से ये लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ। तो हालांकि वो मार्च तो छोटा था, 3 घंटे का मार्च था। उनका ये हम फैजाबाद से जाएंगे अमेरिकन एम्बेसी तक, तो वो तो भी वहां पर पहुंचे भी नहीं थे। अभी उसको 2 दिन भी बाकी थे कि उनके मरकज के ऊपर हमला किया जाता है और 3 लोगों को शहीद कर दिया जाता है। तो ये बड़ी जो है वो अजीबोगरीब सी बात थी कि अभी उन्होंने शुरू भी नहीं किया। मार्च है भी कोई नहीं छोटा था, जैसे कुछ से पहले जमात इस्लामी भी कर चुकी थी कि ये फलस्तीन का सौदा करके आ गए हैं। तब तक हमास ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, ये उससे पहले की बात है। तो ये फलस्तीन का सौदा करके आ गए हैं। तो उस वक्त तक जो है वो तहरीक लब्बैक ने ये बयान दिया था कि हम ये मार्च करेंगे, तो हम जो है वो फैजाबाद से वहां फलां अमेरिकन एम्बेसी तक जाएंगे। तो उससे पहले ही उनके मरकज पे हमला किया जाता है। तो तहरीके लब्बैक के सोर्सेज से जब बात हुई है तो वो कहते हैं कि पहले हमें खुद मजबूर किया गया कि आप लाहौर से निकले, मरकज से निकले, मरकज में हमला किया गया। हम जब निकले, हमारे जब 3 लोग शहीद हुए, तो हम इतनी बड़ी जमात है, हमने कुछ तो प्रेशर में आकर फैसला करना था। हमने कहा जी हम इस्लामाबाद से नहीं, हम लाहौर से ही लॉन्ग मार्च करेंगे। जब हम लाहौर से निकले तो चलते चलते जब मुरीद के तक पहुंचे हैं, तो हम जहां से गुजरते जा रहे थे रास्ते पीछे से बंद किए जा रहे थे। अगले खुलते जा रहे हैं, पिछले बंद किए जा रहे हैं, जैसे खुद रियासत इनको मुरीद के तक लेके गई है और फिर मुरीद के में खुद इन पे अटैक किया गया रोक के सारा प्लान करके।
तो वो भी उल्टा इन पे डाल के अब उसी को बुनियाद बना के इन पे पाबंदी भी लगाई जा रही है, इन पे दहशतगर्दी एक्ट भी लगाया जा रहा है, तो इनको फोर्स शेड्यूल में भी डाल दिया गया। तो इस सारी कहानी को देखा जाए तो इस पे मेरा ख्याल है कि अगर हम देखें, कि मुझे लगता है कि ये अमेरिका को, शायद ट्रंप को ये बताने के लिए ये किया गया। इस पे अगर हम देखें ये क्यों किया गया, इससे पहले कभी रियासत ने इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना बड़ा ऑपरेशन किया भी नहीं है अपने। ये 26 नवंबर वाला वाकया था, उस पे अभी तक कोई फिगर नहीं आ सका। तो इस पे तो जो उनके तरीके लबैक के रुकने शुरा हैं, वो 180 से ज्यादा की तादाद बता रहे हैं अल्लामा फरूक हसन साहब, कि 180 लोग शहीद हो चुके हैं, जो वो गारंटी से कहते हैं जब उनसे बात हुई। तो इतना बड़ा जो स्टेट फायरिंग की गई, लाशों को जलाया गया, ये जो पूरा एक बर्बरियत कायम की गई, ये आलमी सतह पर शायद ट्रंप को बताने के लिए था कि हम आपके साथ चल रहे हैं, तो आपके साथ चलने की कीमत भी अदा कर रहे हैं। हमने अपने शहरियों को कत्ल किया है सिर्फ आपके साथ चलने के लिए। ये शायद जो गिव एंड टेक, जो फेवर ये ट्रंप से लेना चाह रहे हैं, क्योंकि गिव एंड टेक आपको पता है ना, अमेरिका पाकिस्तान के साथ मफाद के बगैर चलता है। अब पाकिस्तान को खुद अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, तो अमेरिका के साथ इसलिए चल रहा है। तो मफाद जो अमेरिका के हैं वो तो खुल के सामने आ चुके हैं, दो तीन चीजें ऐसी हो गई हैं, पता चल गया कि ये क्यों अमेरिका पाकिस्तान के करीब आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान भी अब जो उनसे बदले में लेना चाहता है ना, शायद उसको मजीद अच्छे तरीके से दिखाने के लिए कि हम आपके साथ चलने के लिए बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, हमने आपके साथ चलने के लिए अपने ही शहरियों पे फैर लगाए, उनको हमने जलील किया, इसलिए हम आपके साथ चल रहे हैं। तो इसका मुझे तो ये वजह लगती, आपको क्या वजह लगती है कि ये स्टेट इतनी हार्ड क्यों हो गई इस मामले में, तरीके बैक के मामले में, इसमें अमेरिका की और ट्रंप साहब की क्या इंटरफेरेंस हो सकती है? मोहसिन भाई, मैं बिल्कुल जो आपने आखिरी बात की वही मेरा इसका जवाब है। और अयाज साहब इस बात में मुझे सेकंड करेंगे, मेरा ख्याल है कि देखें स्टेट को ना, और मैं पाकिस्तान की सियासी तारीख के माजी में जा सकता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम पीटीआईज रूल, और जब वन पेज की भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बात की गई और स्टेट के हाथ मजबूत किए गए। पाकिस्तान में ना अब स्टेट स्टेट जो है वो एम्बोल्डन हो गई है बहुत ज़्यादा। वो बेबाकी से अब ये वो सब काम करती है। मैंने उस दिन किसी इंसान से ये बात कर रहा था कि जितनी पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक्टिविज्म मुशर्रफ दौर में हुई है लाल मस्जिद के अगेंस्ट, देखिए लाल मस्जिद में जिस दिन फौज और पुलिस बाहर डिप्यूट हुई थी ना, तो पूरी कौम की ऑपोजिशन थी। अभी उन्होंने पहली गोली भी नहीं चलाई थी तो ऑपोजिशन थी। और एक मिलिट्री डिक्टेटर को उस वाकये को करने की वजह से घर जाना पड़ा। इतनी ज्यादा पाकिस्तान में उस वक्त पॉलिटिकल एक्टिविज्म थी, वकीलों की मूवमेंट देख लें। मैं उस दिन ये बात कर रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मामलात हैं वो किसी मिलिट्री डिक्टेटर के दौर में भी, स्टेट ओवरऑल, मैं बिल्कुल। कोई किसी एक इदारे या फौज की या किसी इदारे की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल स्टेट जितनी एम्बोल्डन हो चुकी है पाकिस्तान में, कि माजी में जो उनको इस बात का ख्याल होता था कि हम मीडिया को, किसी सहाफ़ी को, किसी इदारे को क्या जवाब देंगे ये काम करने से पहले, अब पाकिस्तान में इस बात को बिल्कुल मरूज़ खातिर नहीं रखा जाता कि हम किसको क्या जवाब देंगे। और एट द सेम टाइम ये भी बात, इसकी फ्लिप साइड भी दुरुस्त है कि माजी में जब नवाबजादा नसरुल्लाह खान जैसे लोग पाकिस्तान में, जिसको हम सोशल मूवमेंट्स कहते हैं, उनको लीड किया करते थे, तो उसको अब रिप्लेस कर लिया तहरीक लब्बैक और उस तरह के सोशल मूवमेंट्स ने, जो कि खुद भी बहुत ज़्यादा, आप उनको समझ सकते हैं कि बहुत एग्रेसिव सोशल मूवमेंट्स हैं, अगर मैं उसको केयरफुली पुट करूं। तो इसको हम जी कहते हैं जी। अंग्रेजी में कि दिस इज पॉलिटिकल पोलराइजेशन, क्योंकि दोनों साइड से वो पोलराइजेशन और एक हाइटेंड कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने में आ रहा है। और आने वाले दौर में मोहसिन भाई, जो आप कह रहे हैं ना कि टीएलपी के खिलाफ इतना ज्यादा इन्होंने, हुकूमत ने सख्त स्टांस क्यों लिया, वो सख्त स्टांस मोहसिन शहजाद और असद एजाज भट्ट और अयाज साहब के खिलाफ भी लिया जाएगा। हर शहरी के अगेंस्ट ये स्टेट एम्बोल्डन हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं ना, एक आपको नजर आएगा कि एक ओवरऑल सप्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। और इसकी हम तारीख में जा सकते हैं कि ऐसा क्यों है। दूसरी बात कि टीएलपी का जो आना इटसेल्फ है, उसमें आपकी बात दुरुस्त है कि कोई फॉरेन हैंड भी हो सकता है, और हम नेचुरली, मैं रूल आउट नहीं कर सकता उस कंस्पिरेसी थ्योरी को भी। लेकिन मोहसिन भाई, एक बात इसमें बड़ी अहम है जानना, वो ये है कि क्या पाकिस्तान के, मैं उन सब लोगों से, मजहबी जमातों से हैं जो कहते हैं कि भाई, उनसे मेरा पहला सवाल ये कि पिछले 2 साल से आपकी कैंपेन थी क्या? क्या आपकी कैंपेन ये नहीं थी कि इस कत्ले आम और इस खून रेजी को इसराइल पैलेस्टाइन में से खत्म किया जाए? मुल्क जिसको 6 डे वॉर कहते हैं, 6 दिन जंग हुई, इसराइल फाते करार पा गया, तो उसी दिन पैलेस्टीनियन स्टेट का यहां पे बनने का ख्वाब, या जिसको 2 स्टेट सोल्यूशन कहते हैं, वो दफन हो गया था। आज आप ये बात सोच लें कि अगर आपका कोई ऐसा ख्वाब है कि हम पैलेस्टीनियन स्टेट बना लेंगे या इसराइली स्टेट को अभी नियर टर्म या अगले 50 या 100 साल में खत्म कर देंगे, तो ऐसा तो होने नहीं वाला।
तो ट्रंप तो, इसलिए ये बात आप भूल जाएं कि आप ट्रंप आपका कोई ऐसा पीस प्लान बनवा लेता उनसे जिसमें ना सिर्फ जंग खत्म होती बल्कि हम कोई पैलेस्टीनियन स्टेट भी अनाउंस ट्रंप उनसे जाके करवा लेता, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ना पिछले 80 साल में हुआ, ना किसी और मिडल ईस्ट की या मुसलमान मुल्क की इतनी पास इतना पैसा, इतनी सकत, इतनी बड़ी फौज है। उस खित्ते में मुसलमान मुल्क तो ऐसे हैं, आपको भाई $9 बिलियन पाकिस्तान की फौज का बजट है, और $88 बिलियन सऊदी फौज का बजट है। $88 बिलियन के बजट के साथ भी उनकी यह हालत है कि वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं, जिसके पास पाकिस्तान से पूरा 10 गुना ज्यादा मिलिट्री बजट और इक्विपमेंट है, लेकिन वो पाकिस्तान को अपना सिक्योरिटी गार्ड मानते हैं उस रीजन में कि सिक्योरिटी गारंटीज हमें पाकिस्तान दे। तो इन सब ऐसी इकोनॉमीज और मईशतों ने और फौजों ने मिलके क्या कला कमा करना है इसराइल का। तो इसलिए ये ख्वाब तो आप भूल जाएं, बल्कि माजी में अगर इसराइल कोई कंसेशन इनको देता भी था ना कि चलो ठीक है, हम ये ईस्ट यरूशलेम या वेस्ट बैंक या इन तीन जो जिस जगहों के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है और तीसरा गजा, इनके ऊपर मुश्तमिल एक पैलेस्टीनियन स्टेट का ख्वाब देखा जाता था या बनाई जा सकती है, अब इस जंगों के बाद वो ख्वाब भी बिल्कुल दफन हो गया। तो इसलिए अब ये तो भूल जाएं कोई भी मुसलमान ममालिक कि वो पैलेस्टाइन में कोई अगर अलग स्टेट बना देंगे। इसका एक ही आउटकम जो फेवरेबल था टू द मुस्लिम वर्ल्ड वो निकल सकता था, वो ये था कि इसराइल इनको मारना बंद कर दे, खून रेजी बंद हो जाए, और ट्रंप ने मेरे हिसाब से बिल्कुल वही किया। तो क्या जवाज है किसी भी एहतजाज का पाकिस्तान में या कहीं और? ये है असल मेरा सवाल। वो इससे बड़ा सवाल है कि क्या टीएलपी ने ज्यादती की या हुकूमत ने ज्यादती की। पहला सवाल तो ये है कि आप अचीव क्या करना चाह रहे हो इन एहतजाजों से। भाट साहब बिल्कुल आपका पॉइंट दुरुस्त है। हम अब उनके प्रोटेस्ट की वजह क्या थी, एजेंडा क्या था, इस पे हम बहस नहीं कर रहे। उनका प्रोटेस्ट की वजह भी बिल्कुल गलत है, वो है भी रॉन्ग, लेकिन ये तो कोई हक नहीं पहुंचता ना कि आप उनके ऊपर स्ट्रेट फायर खोल दें। इसका तो कोई जवाब नहीं है कि वो गलत एजेंडे पर निकले थे इसलिए उनको मार दो। तो आप उनके साथ बैठ के मुलाकात तो करें। वो 2 दिन से कहते रहे कि आप रियासत से हमारे साथ आके बैठ के बात करें, इधर से पुलिस उनको कहती है हम आके मुलाकात करते हैं, रात को 2 घंटे बाद उनको फाइल चला दी जाती है। वो तो मुजाकरत करने के लिए बैठे हैं, आप उनसे बात करें, उनको जाने दें। बाकी मेरा ख्याल है जो आप बात कर रहे हैं ना कि अगर हम ट्रम्प के पीस प्लान पे बात करें तो वो बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत उस पर हो सकती है, तो हम इसको टीएलपी की तरफ ही रखते हैं। तो इसमें ना अबसार आलम साहब ने भी एक बात की है। वो कहते हैं कि शायद ये जो सारा साने अमरीका के हुआ ना, वो कहते हैं कि शायद ट्रम्प पाकिस्तान को फोर्स कर रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करे। अगर वो इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो उन्होंने ये थ्योरी दी कि शायद पाकिस्तान ने ये इसलिए वाकया किया ताकि वो ट्रम्प को जाके बता सकें कि अभी तो कुछ किया ही नहीं था, सिर्फ आपकी बात माननी थी, तो वहां पे इतने हजारों लोग निकल आए, हमें उन पे फायर चलाने पड़ गए, बदले में हमारे अपने बंदे भी मारे गए। तो अगर हमने कल को तस्लीम कर लिया तो इधर तो बाकी मजहबी जमातें भी निकल आएंगी, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो शायद ये एक्सक्यूज बनाने के लिए ये दिखाया गया कि इसको हम दिखा सके कि पाकिस्तान में तस्लीम करने का कोई चक्कर नहीं है। ट्रम्प को इनकार भी नहीं कर सकते, कोई एक्सक्यूज भी बनाना था, एक्सक्यूज बनाया गया। तो मेरा ख्याल है कि ये भी थ्योरी है। अयाज साहब आप इस सारे हाँ, मामले इस के पे ऊपर मुझे इस पे बताएं अयाज अयाज भाई का क्या तबसरा नहीं, इस पे मैं इसको वो वेल लेफ्ट करना चाहूंगा। सर मसला ये है कि हमारे पास ख़बर का तो फुकदान हो गया ना। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हालात हैं ख़बर निकलना बड़ी मुश्किल होती है। तो आ जाके ये फिर यही इस तरह की थेरीज ही आपको हर तरफ से निकलती हुई नज़र आती हैं कि यार जो करा रहे हैं वो करा रहे हैं, उस वजह से कराया जा रहा है, इसकी चूँकि इसके, और ये बैठ के ये ना आर्म चेयर स्पेकुलेशंस बनाई जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। देखिए एक चीज़ आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि जब एक कोई भी एंटिटी होती है, वो पॉलिटिकल एंटिटी है, उन्होंने अपने आप को किसी न किसी तरीके से रेलेवेंट बनाना होता है। अब हमें ये कहना कि भाई इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं बनाया, इस वक्त क्यों बनाया है, इस वक्त क्यों किया, ये क्या किया, ये वाला कौन सा वक्त था, तो देखिए मसला ये नहीं है। मसला इस वक्त ये आ रहा है सामने, जैसे आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि द स्टेट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, आप अमेरिका में बैठे हैं। मुझे ये बताइए कि 2 दिन पहले की बात है कि पेंटागन से जो वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर सहाफ़ी थे, उन्होंने अपने बोरे बिस्तर उठाए, बक्से उठाए और वो वहाँ से निकल के चले गए कि जी हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते, जिस तरह की इन्होंने हमें पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई है। ठीक है, वो पीट हेग्सेथ ने कहा है कि भाई आप कोई ऐसी खबर नहीं लगा सकते, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिसमें आप हमसे पहले अप्रूवल नहीं लेंगे। आप ये कह देंगे जी हमें ज़राए ने बताया है
और ये आप हमारी खबर लगा देंगे, तो हम ऐसे नहीं करने के, आपको हमसे पहले पूछना पड़ेगा। तो वो सारे की सारी जो वहाँ से निकल के चले गए वहाँ से। तो स्टेट्स आर गेटिंग वेरी मच स्ट्रॉन्गर अक्रॉस द वर्ल्ड। वो पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान में देखिए, अब अगर बात ये हो रही है कि जी टीएलपी के खिलाफ इन्होंने एक्शन क्यों लिया, तो इस मामले को डील किया जा सकता था। अब अगर एक पार्टी खुद आपसे कह रही है कि आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें, तो मेरे ख्याल में ये गलत तरीके से किया गया है। अब इस वक्त जो दो पार्टियां बैठी हुई हैं हुकूमत के अंदर, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, अगर अब इनकी तारीख उठा के देखें तो इन्होंने कैसे कैसे वक्त में कब कब कैसे कैसे प्रोटेस्ट किए हैं, ठीक है। और आज वो जिस पार्टी को बैन करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर आपके पास फिर क्या जवाब रह जाएगा? फिर क्या आप उन एक्शंस को भी आप देखेंगे जो आप करते रहे? इनके ऊपर भी तो बहुत सारे इल्ज़ाम लगते रहे। तो ये जो नॉन डेमोक्रेटिक इकदाम उठाए जा रहे हैं, उनको लगता है कि दे विल जस्ट कंटिन्यू, दे विल, ये शायद अब आ गए हैं तो फिर इन्होंने रहना ही रहना है। एक्चुअली ये दोनों पार्टीज को अगर आप देख लें, पीपल्स पार्टी को देख लें या नून लीग को, दे हैव लॉस्ट देयर आइडियोलॉजिकल एज। तो वो तो अब इनके पास रहा नहीं। अब सिर्फ ये काम रह गया कि भाई हुकूमत का हिस्सा कैसे रहना है, भाई आइदर मीन। तो और वो ये कहते हैं कि किसी भी तरीके से कुछ भी, जितना भी वक्त निकल सकता है, अच्छा बुरा, तो ये जैसे भी तो ये निकालते जाओ, जितना लंबा हो सकता है वो जाने दो। ऊपर से फेवरेबल सिचुएशन ये होगी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो इंटरेस्ट है वो हमारे खित्ते के अंदर बढ़ गया है। अमेरिका के साथ उसकी जो इसके साथ इंडिया के साथ जो उसका वो हुआ है टैरिफ्स के ऊपर, और ख़ास तौर पे चाइना का फैक्टर हम भूल रहे हैं। आप तो बेहतर जानते हैं कि ये जो रेयर अर्थ का इशू चल रहा है, तो इस वक्त अमेरिका को बड़े लाले पड़े हुए हैं। आप बताएं कौन सी उसकी ऐसी इंडस्ट्री है जो बगैर रेयर अर्थ के चल सकती है? साहब, चाहे वो उसके मोबाइल फ़ोन्स हों, चाहे वो उसके जिसे कह लें कि लड़ाका तैयारे हों, तो उनको तो वो चाहिए। तो अब दे आर सर्चिंग फॉर इट और वी आर ट्राइंग टू कैप्चर द जिसे कह लें कि अपॉर्चुनिटी। और ये अच्छी बात है, हमने उसके ऊपर बैठ के, हमें सदियों से बताया जा रहा है कि भाई हमारे पास ख़जाने हैं, हमारे पास मादनियात हैं, अरबों बिलियन डॉलर्स की मादनियात है, वो निकलेंगी तो होगी ना। अब हम जिसे कह लें बेलचों से तो वो निकाल नहीं सकते। अब जिस ममालिक, जिस मुल्क को ज़रूरत भी है, अगर उसके साथ कुछ अच्छी टर्म्स पे मुआहदे हो जाते हैं, और यहाँ की जितनी भी ये जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो कह दें कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है या वो KPK की गवर्नमेंट है, उन सबको बिठा के अगर अच्छी टर्म्स में मुआहदे होते हैं, तो पाकिस्तान के लिए तो विन विन सिचुएशन है कि यार चले, एक अरसे से हम वो जिसे कहते हैं कशकोल उठाए फिर रहे हैं, चले इससे अगर हमारी कोई बेहतरी आती है, फिर एक इंडस्ट्री लगेगी, फिर मज़ीद इंडस्ट्रीज़ उसके साथ जुड़ेंगी, तो और फिर हमारा जो जिसे कह लें कि ये खित्ते के अंदर हम थोड़ा सा एक इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, इस तरफ जाना चाहिए। लेकिन यस कि उसके अंदर फिर ये नहीं है कि आप बिल्कुल कर्ब करते जाए, ह्यूमन राइट्स को भी कर्ब कर देंगे, लोगों भी कर देंगे और पूरी जमातों को आप बैन करने के पीछे लग पड़ेंगे, तो फिर उसके माजी में हमने ऐसे देखा हुआ है, फिर नुकसानात ही आए। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को भी साथ साथ लेके चलने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ख़ासतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये समझना चाहिए कि आप इस तरह से चल नहीं सकते ज़्यादा लंबे अरसे तक। आप अपना विजन शेयर करें उनके साथ, आप उनके साथ उनको जितना अकोमोडेट कर सकते हैं वो करें, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, चाहे TLP है, जितनी भी है, तो उनको थोड़ी स्पेस दें। आप स्पेस उनसे छीन लेंगे तो फिर तसादुम तो होगा। ये मेरा ख्याल है ये सारे इस डायलॉग का जो सारा नतीजा निकलता है ना, वो इसी बात पे आके एंड होता है कि शायद जो पाकिस्तान ने इस वक्त अपना नैरेटिव बनाया हुआ कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट है, तो हार्ड स्टेट की तरफ जो पहला स्टेप था वो शायद ये करके दिखा दिया गया बाकी सारे पाकिस्तानियों को भी कि अब तुम में से भी कोई हमारे फैसले के खिलाफ जाएगा तो ये होगा। बस जो हम करते जाए चुपचाप देखते जाओ और अपने जहां पर हो वहां पे रहो। किसी को निकलने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, ना किसी को किसी चीज की इजाजत है। तो शायद मेरा यही है, या इसके अलावा कुछ चीज और इस मामले में कहना चाहिए असद भाई? मोहसिन भाई, एक ये भी चीज़ हुई है कि देखें 9 मई के बाद PTI को इफ़ेक्टिवली मार्जिनलाइज भी किया गया। आप जानते हैं, उसकी तारीख में जाने की ज़रूरत नहीं है कि पूरे मुल्क में क्या मामलात हुए और किस तरह की सियासत की गई। तो उसकी वजह से उस जमात को एक खामोश भी कर दिया गया। फिर उसके बाद बाकी जितनी जमातें थी उनको हुकूमती कोलिशन का हिस्सा बनाया गया। तो उससे ये हुआ कि तहरीक इंसाफ आज एक कितनी आयरॉनिक बात है, मुज़ाइका खेज़ बात है कि जो जमात मुल्क की सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है वो अपोजिशन में है, लेकिन वो अपोजिशन करती भी नहीं। ये देखिए ना, एक इंटरेस्टिंग मुज़ाइका खेज़ बात है कि अगर PTI या अपोजिशन, देखें फ़ौज PTI को फ़ौज मुखालिफ सियासत करने से तो रोक सकती है। वैसे मैंने सोचा था मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन चलें करते हैं।
पीटीआई को फौज मुखालिफ सियासत करने से तो रोक सकती है, लेकिन कौमी इश्यूज पे, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज पे अगर पीटीआई की ऑपोजिशन बात, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, क्या आपने हम सब मरियम नवाज पंजाब में उनका क्या रूल है, और एक डिक्टेटोरियल रूल वो फॉर्म करती जा रही हैं और कंसोलिडेट कर रही हैं ताकत को। कल एक पता नहीं आपने केस देखा कि वो खारियां के एक स्कूल का केस आया जिसपे पाकिस्तान के झंडे के साथ एक और झंडा वज़ा किया गया जिसपे एक तस्वीर थी और वो मोहम्मद अली जिन्ना की नहीं, मरियम नवाज की तस्वीर थी। और उसके ऊपर ट्विटर पे फिर बड़ी बहस छिड़ी कि ये एक सरकारी इदारे के ऊपर एक पॉलिटिशियन की, चाहे वो सीएम ही हो, उनका झंडा नहीं लगाया जा सकता पाकिस्तान के साथ। तो जब जी प्रिंसिपल बट साहब से वो पूछा गया मेरे तो एक उन्होंने दोस्त कहा ही कि हैं। बच्चे उनसे बड़ा जी प्यार करते हैं, जी उन्होंने खुद ही शरारत करके लगा दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो ये मामलात पाकिस्तान में चल रहे हैं, राशन के डब्बों पे उनकी तस्वीर मिलती है। तो क्या ये सब बातें होती हैं? वो अस्पतालों में एमएसएस को डांट वांट के सस्पेंड कर देती हैं, रोज नए प्रोजेक्ट्स, नित नए प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं पंजाब में। किसी चीज पे आपको आज तक पंजाब में ऑपोजिशन नजर आई है? ऑपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करती पंजाब के अंदर। हालांकि ठीक ठाक सीटें हैं पीटीआई के लोगों की, पर ना सड़कों पे, ना किसी और मीडिया, किसी फोरम्स पे वो लोग नजर नहीं आते। फेडरल गवर्नमेंट में फिर भी आपको नजर आती है, क्योंकि उस जमात ने अपना विजन ये बना दिया कि अच्छा हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है खान साहब की रिहाई, और बस वो खान साहब की जेल के बाहर जब वो इकट्ठे होते हैं तो वहां से ही वो मीडिया से बात करते हैं, वही उनकी सियासत का महवर है, और उसके बाद एक्टिविटी पूरे वो मुल्क है। में वो एब्सेंट नजर आते। तो उससे एक नुकसान उन्होंने अपना भी किया और पाकिस्तान का ये किया, क्योंकि डेमोक्रेसी का हुसन ही ये बैलेंस है जो कि एक हुकूमत और एक ऑपोजिशन में एक बैलेंस क्रिएट होता है। वो मुझे लगता है कि उसमें हम किसी एक इदारे की तरफ तो उंगली उठा सकते हैं कि इन्होंने जी पावर जो है वो एरोगेट की है और सारी पावर अपने पास रखी है, लेकिन वो मुझे लगता है वो स्पेस पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी आपसी जंगों में खुद भी दोबारा सीड कर दी उनको, इन द सेंस कि आपको 9 मई हो भी गया था, आप साइडलाइन हो भी गए, लेकिन उसके बाद आप 2024 में आप इंतखाब लड़े। वो इंतखाब ठीक था गलत था वो अलग बहस है, लेकिन आपके पास कोई कम सीटें नहीं थी, आपके पास ठीक ठाक सीटें थी, जिसके अंदर फेडरल में भी और सूबों में भी, एक सूबे में आपकी हुकूमत थी। तो आप बहुत अच्छी ऑपोजिशन पूरे मुल्क में कर सकते थे। मुझे लगता है इतनी बड़ी पॉपुलर जमात तो बहुत अच्छी ऑपोजिशन कर सकती थी अगर वो कौमी इश्यूज पे ऑपोजिशन करती। आज स्टेट क्यों एम्बोल्डन हुई है? क्योंकि ऑपोजिशन एब्सेंट है पूरे मुल्क से, में ऑपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। तहरीक इंसाफ, मैं आपको एक और इसकी मिसाल देता हूँ मोहसिन भाई, कि अभी जी जब जी बात की गई मरियम नवाज, और पिछले दिनों केस चल रहा था कि शहबाज शरीफ और उनकी लड़ाई हुई और मरियम नवाज ने कहा पंजाब की तरफ उंगली उठने वाली मैं उंगलियां तोड़ दूंगी, और पीपल्स पार्टी और उनकी आपस में एक नई जंग बनती हुई नजर आई, जो बहरहाल उम्मीद थी जैसे कि जरदारी साहब उस मसले को भी हल कर लेंगे, उन्होंने कर भी लिया। लेकिन उस पे एक असद कैसर के एक बयान कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ मिले और हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के हुकूमत गिरा देंगे, किसी पीटीआई के बंदे ने ना एफर्ट की। कोई एक गाड़ी तो चलती, उसमें कोई एक लीडर होता जो बिलावल से जाके मिलता, किसी और से मिलता, पार्लियामेंट में उन लोगों को मिलते, एक ऑपोजिशन तो नजर आती, चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना आता या सक्सेसफुल ना होता। लेकिन मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि ये मिलते और मिल के एटलीस्ट कोई पार्लियामेंट में आपको सही ऑपोजिशन नजर आती कि यार ये लोग उन इश्यूज के ऊपर बात करते कि मरियम नवाज की ये क्या डिक्टेटोरियल रूल है, क्यों हम इसको सवाल इसके ऊपर पंजाब के अंदर जो उनकी हुकूमत है उस पर नहीं उठा सकते, या पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिल के कोई काम करते। लेकिन एक तो पीटीआई सोलो फ्लाइट भी लेना चाहती है, वो कहती है मैं दोनों ट्रेडिशनल पार्टी से बिल्कुल बात नहीं करेंगे, और दूसरा ये है कि उनका 1 पॉइंट एजेंडा खान साहब हैं, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में ऑपोजिशन कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा मसला यही है कि मुल्क में ऑपोजिशन नहीं है और ऑपोजिशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। जी मोहसिन बट साहब बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया है। ये वाकई इस पे अभी कभी किसी ने मेरे साथ बात ही नहीं की। अब जब भी किसी ने पीटीआई की बात करनी है, पीटीआई का जिक्र करना है, यहाँ तक कि हमने भी जो डेली की अपडेट्स देनी है, हमने देखना यही है कि अब जमान पाक के बाद आज क्या गुफ्तगू हुई, आज खान साहब सॉरी एडियाला जंग के बाद आज क्या गुफ्तगू हुई, आज अलीमा खान क्या फरमा रही हैं, आज खान साहब ने क्या पैगाम दिया है,
मिस्टर अली जफर की मुलाकात हो गई है तो क्या बातचीत हुई है, तो उनकी तवज्जो ही नहीं है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर क्या करना है, एज अपोजिशन काम करना भी है, ये उनको पता ही नहीं है। उनका वन पॉइंट जो एजेंडा जो है वो अफसोस की बात है, उस पर भी काम नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में हाँ जी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो आपने बड़े ज़बरदस्त पॉइंट उठाया है। जी जी। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि खान साहब ने अपनी पार्टी जो है वो बनाई वन मैन रूल उसके ऊपर है। उनकी पूरी तरबियत यही हुआ कि जी खान है तो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान नहीं है तो तहरीक इंसाफ भी नहीं है। तो ये जो एक माइंडसेट है ना, ये आपको नज़र आ रहा है पार्टी के अंदर। यू रेड वेरी गुड पॉइंट कि इनको तो करनी चाहिए थी तगड़ी, अगर ये करते, ये गवर्नमेंट की तमाम पॉलिसीज़ के ऊपर ये प्रोटेस्ट करते, तमाम पॉलिसीज़ को ये रोकते, उनके साथ ये करते, तो ऑटोमेटिकली असल प्रेशर तो तब बनता है। बल्कि वो तो खुश है कि यार ये हमारे साथ तो कुछ ऐसा वैसा कर नहीं रहा है, ये तो खान के ऊपर लगे हुए हैं तो लगा रहे हैं, तो दे आर एक्चुअली यू आर राइट कि उनको फेवर दे रहे हैं। बट अल्टीमेटली अगर आप ये देखिए कि ये चीज़ें ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती। कल को फिर ये हुकूमतें ख़त्म भी होनी है, तहरीक इंसाफ ने भी फिर लोगों के पास जाना है, पीपल्स पार्टी ने भी जाना है, नून लीग के पास ने भी जाना है, तो फिर इनको मेरे ख्याल में ये फिर हाउंट करेंगी बाद में ये चीज़ें। तो एज ए पोलिटिकल पार्टीज़ दे मस्ट अंडरस्टैंड इस सारी चीज़ को, उनको समझना पड़ेगा। लेकिन स्टेट ने तो फैसला कर लिया है कि उसने हार्ड ही रहना है। जी भट्ट साहब। सर वो गालिब का शेर था ना, ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तो जैसे फ़लस्तीन नहीं बनेगा ना, और वो एक काउंटर प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, वैसे ही जब तक वो नहीं चाहेंगे खान साहब बाहर नहीं आएंगे, तो ये विसाले यार तो होने वाला नहीं। तो इस पे मुझे लगता है कि वो एक पूरी जमात, देखें खान साहब राइटफुली जेल में है या नहीं, या एक इलीगल इनकारसरेशन है या नहीं, इस पे तो बहस हो सकती है। लेकिन अहम बात यह है कि खान साहब ने वन मैन शो बनाया, वो एक जमात, एक इंसान के ऊपर उस पूरी जमात का इन्हिसार है, उसका एक ही चेहरा है, ये तो मैं अयाज भाई से एग्री करूँगा। लेकिन देखिए खान साहब ने जो भी बनाया वो बहुत खूबसूरत बन गया, क्योंकि पाकिस्तान में रीसेंट हिस्ट्री के अंदर किसी जमात की ये पॉपुलैरिटी नहीं रही जो तहरीक इंसाफ की इस वक्त है। तो मेरे लिए एक अफसोस की बात यह है कि देखिए सियासी जमातें बड़े इर्तिकाई अमल से गुजरती हैं, और कौम, कोई भी कौम अगर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी बना लेना तो वो एक बहुत बड़ा एसेट होता है उस कौम का। हालांकि वो कोई सरकारी इदारा या रियासती इदारा नहीं होता, लेकिन रियासत का बहुत अहम सतून बन जाती हैं सियासी जमातें। आज भी अमेरिका की देखें, पूरी सियासत, पूरी रियासत एक रिपब्लिकन पार्टी और एक डेमोक्रेट पार्टी पे, जो उन्होंने 200, 250, 300 साल से ये दो जमातें बना रखी हैं, पूरी पॉलिटिक्स उन दो सतूनों के ऊपर खड़ी है। तो पाकिस्तान में भी अगर ये एक तीसरी कुव्वत जिसको हम कहते थे उसने जन्म लिया, और ख़ान साहब ने उस पर 22 साल मेहनत की 2018 तक, और वो जमात को बाद में हुकूमत मिली, तो ये पाकिस्तान का खान साहब, अब खान साहब चाहे उसके चेयरमैन हो, पर मैं इस जमात को बियॉन्ड खान साहब देखता हूँ। ये मैं किसी एक इंसान के ऊपर नहीं चाहता कि उस 1% सेंट्रिक हो ये पार्टी। ये पाकिस्तान का असासा है तहरीक इंसाफ, और अगर इतनी बड़ी फोर्स और इतनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स और इतना बड़ा मुल्क का असासा सिर्फ इस एक काम पे लग जाए कि हमने बस एक आदमी को छुड़वाना है और उसकी जेल के बाहर सारा दिन खड़े रहना है, और किसी कौमी इशू पे उन्होंने बात ही नहीं करनी, तो मुझे लगता है इट्स अ ह्यूज वेस्ट ऑफ अ वेरी क्रिटिकल रिसोर्स। तो ये खान साहब को वो ज़रूर छुड़वाएं, अपनी जद्दोजहद करें, वो उनका हक है, मैं उससे उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। पर मैं साथ ये भी चाहता हूँ कि भाई, आप खान साहब ने जिस नए पाकिस्तान का ख्वाब इस मुल्क को दिखाया था, जो अपने 4 साल में तो वो नहीं बना सके, आप आज एटलीस्ट ऑपोजिशन में ही वो बातें कर लो जो आपको अपने दौरे हुकूमत में वो अच्छे काम करने चाहिए थे, लेकिन वो करने से भी कासिर नज़र आते हैं। और ये मेरे लिए एक मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है इस वक्त की पाकिस्तानी सियासत का। हुकूमत पे तो हर एक का फोकस है, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता कि क्या ऑपोजिशन अपना रोल अदा कर रही है। जी अगर आप एक चीज़ बड़ी अच्छी आपकी इस बात से निकल रही है, वो ये है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़ात को सेंटर बनाए रखा, और साथ साथ उन्होंने जो अपने इर्द गिर्द लोग जमा किए। देखिए पार्टी को बनाने में जिन लोगों का हाथ था, जो नौजवान थे, जितने भी लोग आपने देखे, उनको उन्होंने दूर कर दिया पार्टी में। जो आपकी हुकूमत में वो लोग आए, या पार्लियामेंट में जो पहुंचे वो लोग हैं अक्सरियत के, जो कि मौका परस्त थे, जिन्होंने आके पार्टी में, जिसे कह लें कि वो पैराशूटर आए और उन्होंने आके तो सारा कुछ किया। तो ये भी एक आज एक बंदा जो जिसे आप कह रहे थे कि वहाँ पे
केपी के अंदर जो एक बंदा बना है आज वजीर आला, तो खान साहब को पहले बनाने का ख्याल क्यों नहीं आया? पहले क्यों आपने उन लोगों को स्टालवार्ड्स जो आप जिनको कहते थे पहले से जो बने हुए थे उनको बनाया? अगर खान साहब यही पॉलिसी अपनाते शुरू से कि जो उनका नया यंग लोग जो साफ़ सुथरे लोग थे उनके साथ पार्टी लेके चलते और उसी की बुनियाद पे अगर अपनी इलेक्शन लड़ते, और जैसे उन्होंने कहा था कि जी मुझे 2/3 नहीं मिलती तो मैं नई हुकूमत बनाऊंगा, अगर वो थोड़ा सा सब्र कर लेते तो आपकी बात ठीक है कि पार्टी जो है वो किसी और उसमें होती, तो शायद उनको ये सबक आ गया हो, वहाँ जेल में बैठ में उनको पढ़ने का भी बहुत मौका मिलता होगा, मुतालिया भी करते होंगे अगर मिलता है, तो शायद वो आगे चल के कुछ हमें इसमें वो वाली पार्टी नज़र आए जो आप थर्ड फोर्स के तौर पे कह रहे हैं। लेट्स सी। मेरा ख्याल असद भाई काफ़ी सारे मौजूद पे बातचीत हो गई है, अब इसको क्लोज करते हैं या किसी और मौजूद पे बात करनी है, बताइए। मेरा ख्याल है जी आज के लिए तो मेरा ख्याल मोहसिन भाई काफ़ी है। काफ़ी है मेरा ख्याल, सैर हासिल है। सैर हासिल है। तो मेरे ख्याल अब अगले सेशन में मुलाकात करते हैं अपने व्यूअर से, तो अभी के लिए नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।